दोस्तों नमस्कार। एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा हो रही थी मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली अथवा मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली की। इसमें हमने देखा कि प्राचीन काल का जो भारत था उस पे जो विदेशी शासक थे, खासकर उत्तरी सीमा पार, उनकी नज़रें भारत पे हमेशा टिकी रहीं और समय समय पर उत्तरी सीमा से जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो आक्रमण करते रहे, चाहे वो साइरस हो, चाहे सिकंदर हो, चाहे अरबी हो, चाहे हूण हो और चाहे मोहम्मद गोरी हो। और 1191-92 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके और दिल्ली की सत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी, उसके बाद जिस काल का प्रारंभ होता है उसी को मुस्लिम काल या मध्यकाल या मुगल काल की संज्ञा प्रदान की जाती है और इसी शिक्षा प्रणाली को मुस्लिम शिक्षा प्रणाली, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली या मुगलकालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यह 1200 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1700 ईस्वी तक चला। तो ये जो मध्यकाल की शिक्षा प्रणाली थी, इसके प्रमुख कुछ अभिलक्षण थे, कुछ इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। चर्चा उसी पे हो रही थी। सबसे पहले पॉइंट में हमने चर्चा किया था कि उस समय शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त कैसा था। तो उसमें हमने चर्चा किया था कि जो शिक्षा प्रणाली थी उस पे राज्य का जो है वो परोक्ष नियंत्रण था। उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी, चाहे वो प्राथमिक स्तर की शिक्षा हो चाहे उच्च स्तर की शिक्षा हो, दोनों निःशुल्क थी। जो उस समय की वित्त की व्यवस्था थी वो राज्य द्वारा पोषित होता था, या जो इस्लाम धर्म के प्रेमी थे वो देते थे, या उस समय जो बड़े घराने के लोग थे वो दान में देते थे। उसके बाद शिक्षा के संगठन की बात हुई तो शिक्षा के संगठन में दो स्तर बताए गए, एक प्राथमिक स्तर और एक उच्च स्तर। प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होती थी वो मकतबों में होती थी और जो उच्च स्तर की शिक्षा होती थी वह मदरसों में होती थी। और मकतब और मदरसों दोनों जगह पे जो शिक्षा का कार्य होता था वो दोनों निःशुल्क होता था। उसके बाद शिक्षा के अर्थ की चर्चा हुई। उस समय जो शिक्षा का अर्थ था वो ज्ञान का पर्याय था और मकतब और मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को ही उस समय शिक्षा के अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाता था। यानी कि उस समय जो शिक्षा का अर्थ था वो शिक्षा का अर्थ संकुचित रूप में प्रयोग होता था, ना कि व्यापक रूप में। उसके बाद चर्चा हुई शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श की। तो तत्कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श जो थे, इसी की चर्चा हो रही थी अगले वीडियो में। तो हमने ज्ञान का विकास, इस्लाम संस्कृति एवं का प्रचार एवं प्रसार, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, 3 पॉइंट पे हमने पहले वीडियो में चर्चा किया। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो शासन के प्रति वफादारी। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो मध्यकाल, मुगल काल या मुस्लिम काल जो आया, इसमें जितने भी शासक हुए या बादशाह हुए वो सब विदेशी आक्रमणकारी ही थे, यानी वो विदेश से आए थे। और विदेश से आने के नाते वो भारत के लोगों पर उस तरह से विश्वास नहीं करते थे जिस तरह से विश्वास करना चाहिए। अब वो चाहते थे कि यहाँ की जो जनता है वह उनके प्रति वफादारी करे, और वह तभी संभव हो सकता था जब शिक्षा व्यवस्था में ऐसे आमूल-चूल परिवर्तन किए जाएं कि जिससे उनके प्रति वफादारी बढ़े। तो यह भी एक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य रहा कि ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करके इनके सामने प्रस्तुत किया जाए जिससे ये शासन के प्रति वफादार हों। अगला पॉइंट है कला, कौशलों एवं व्यवसायों की शिक्षा। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो मुगल काल या मध्यकाल के जितने भी बादशाह रहे
वो सब कला प्रेमी थे और वो अपने साथ कुल कुछ कला और कौशल लेकर के भी आए थे। तो उन कला कौशलों को भारत की जनता तक पहुंचाना उनका एक प्रमुख उद्देश्य रहा। और जब वो आए तो ये देखा भी गया कि भारतीय क्षेत्र में कला कौशलों के में अपार उन्नति हुई। ये केवल और केवल ये दर्शाता है कि जितने भी मुगल काल के बादशाह थे वो कला प्रेमी थे। इस नाते ही उस काल में कला और कौशलों में उन्नति हुई। अगला पॉइंट है सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श में जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो सांसारिक की प्राप्ति। जैसा कि हम जानते हैं कि मुस्लिम इस्लाम धर्म जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है और पुनर्जन्म में विश्वास न करने के कारण ही वो सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हमेशा तत्पर रहता है और लोगों को दूसरा जन्म न होने के बारे में आगाह करता है। मोहम्मद साहब ने सांसारिक सुख की प्राप्ति के पक्षधर थे। मध्यकाल के जितने भी बादशाह हुए केवल औरंगजेब को छोड़ करके और बाकी सभी ऐश्वर्य भोगी थे। यही कारण है कि शिक्षा में एक प्रमुख उद्देश्य बनाया गया कि सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। नेक्स्ट जो पॉइंट है इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार। यह भी मुस्लिम कालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। जब वो लोग भारत में आए, आक्रमण करके अपने क्षेत्र का विस्तार किया, धीरे धीरे दिल्ली पर उन्होंने शासन स्थापित किया, तो उन्होंने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही शिक्षा का चुनाव किया कि इस शिक्षा के द्वारा ही हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख उद्देश्य थे जो मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य रहे हैं। आगे अगर विशेषताओं की चर्चा करें तो मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली की पाठचर्या क्या थी, इस पे चर्चा होगी। तो उस समय का जो शिक्षा का संगठन था वो दो भागों में विभाजित था, प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर। तो प्राथमिक स्तर का कुछ पाठ्यक्रम रहा होगा और उच्च स्तर का पाठ्यक्रम रहा होगा। प्राथमिक स्तर के जो पाठ्यक्रम थे उसमें लिपि ज्ञान कराया जाता था, कुरान शरीफ का 30वां भाग, लिखना, पढ़ना, अंकगणित, पत्र लेखन, बातचीत और अर्जीन वीसी पढ़ाई सिखाई जाती थी। बच्चों को प्रारंभ से ही कुरान शरीफ की आयतें रटाई जाती थीं और इस्लाम के पैगंबरों और मुसलमान फकीरों की जीवनियाँ पढ़ाई जाती थी। ये प्राथमिक स्तर पे सब होता था। बच्चों के नैतिक विकास के लिए उन्हें शेरदादी की प्रसिद्ध पुस्तकें गुलिस्तां और बोस्तां पढ़ाई जाती थी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गुलिस्तां और बोस्तां ये नैतिकता के लिए, बच्चों के अंदर नैतिकता का विकास हो, चरित्र का विकास हो, इसके लिए उनको गुलिस्तां और बोस्तां पढ़ाई जाती थी और अरबी फारसी कवियों की कविताएं पढ़ाई जाती थी। ये प्राथमिक स्तर के शिक्षा की व्यवस्था जो थी ये कुछ इस प्रकार थी। उच्च स्तर के अगर बात करें तो उच्च स्तर का जो पाठ्यक्रम था वह दो भागों में विभाजित था, लौकिक एवं धार्मिक। लौकिक पाठचर्या में अरबी फारसी भाषाएं, साहित्य, अंकगणित, ज्यामिति, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इस्लाम, कानून, यूनानी चिकित्सा और विभिन्न कला कौशलों एवं व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी।
जबकि धार्मिक जो पाठचर्या थी उसमें कुरान शरीफ, इस्लामी इतिहास, इस्लामी साहित्य, सूफी साहित्य और शरीयत, शरीयत का मतलब इस्लामी कानून होता है, को स्थान दिया गया। तो आपने देखा कि जो प्राथमिक स्तर की जो पाठचर्या थी उसमें लिखना, पढ़ना, बातचीत करना, अर्जीन बीसी या जो शेर दादी की प्रसिद्ध पुस्तकें गुलिस्तां और बोस्तां थी जो केवल नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए पढ़ाई जाती थी, ये प्राथमिक स्तर की पाठचर्या थी। और जब आप उच्च स्तर की पाठचर्या की बात करेंगे तो वहाँ पे पाठचर्या को दो भागों में विभाजित किया गया था, पहला लौकिक और दूसरा धार्मिक। लौकिक का मतलब जो भौतिक संसार है उसको जानने के लिए, तो उसको जानने के लिए यहाँ पे जितने भी विषय होते हैं उन विषयों को उसमें स्थान दिया गया, उन कला कौशलों को, उन व्यावसायिक विषयों को उसमें स्थान दिया गया। और जब धार्मिक शिक्षा की बात होती थी तो वहाँ पे कुरान शरीफ या इस्लाम से संबंधित जो साहित्य होते थे उनको स्थान दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली की जो शिक्षण विधियां थी वो कौन कौन सी शिक्षण विधियां थी? तो इसमें प्रमुख जो शिक्षण विधियां थी वो अनुकरण, आयतें जो रटाई जाती थी कुरान शरीफ की, वो अनुकरण, अभ्यास और स्मरण विधि के द्वारा ही रटाई जाती थी। इस समय भाषण, व्याख्यान और व्याख्या विधि का भी प्रयोग होता था। तर्क विधि से तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र पढ़ाए जाते थे। स्वाध्याय विधि के द्वारा भी लोग शिक्षण कार्य करते थे। और कुछ विषय ऐसे होते थे जिसमें प्रदर्शन एवं प्रयोग विधि का भी प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 5 प्रकार की जो शिक्षण विधियां थी वो प्रयोग में आती थी। अनुकरण, अभ्यास एवं स्मरण विधि, भाषण, व्याख्यान एवं व्याख्या विधि, तर्क विधि, स्वाध्याय विधि, प्रदर्शन एवं प्रयोग विधि। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कि मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली में अनुशासन कैसा था। तो अगर अनुशासन की बात की जाए कि मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली में अनुशासन का क्या महत्व था, तो उस समय जो मकतब और मदरसों के जो नियम और कानून होते थे उन्हीं नियम कानूनों का पालन करना ही अनुशासन होता था। अगर उन नियम कानून का पालन कोई भी शिक्षार्थी नहीं करता था तो उसको दंडात्मक कार्रवाई उसके ऊपर होती थी और कठोर दंड उसको मिलता था। इस प्रकार से वहाँ पे जो अनुशासन था वह कहा जा सकता है कि दमनात्मक अनुशासन था। अगर कोई शिक्षार्थी नियम कानून का पालन ना करते हुए पाया गया तो उसको मुर्गा बना दिया जाता था, बेतों से पीटा जाता था, कोड़े लगाए जाते थे। तो इस प्रकार से वहाँ पर दमनात्मक अनुशासन की कल्पना मिलती है, संकल्पना मिलती है। नहीं आदेश का अनुपालन न करने पर कठोर दंड का प्रावधान था। तो जो अनुशासन था वो दमनात्मक अनुशासन था, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक कैसे होते थे, शिक्षार्थी कैसे होते थे और शिक्षक शिक्षार्थी के बीच जो संबंध था वो कैसा था। तो अगर हम शिक्षक की बात करें तो शिक्षक को उस्ताद कहा जाता था। मध्यकाल में जो शिक्षक होते थे उनको उस्ताद कहा जाता था। और इस्लाम धर्म को मानने वाले अरबी और फारसी के जो विद्वान होते थे और अपने विषय के जो अच्छे जानकार होते थे उनको शिक्षक पद पर नियुक्ति मिलती थी। नियुक्ति के बाद ये अपने ज्ञान और आचरण के प्रति सदैव सचेत रहते थे, परंतु साथ में ये भारी वेतन भी पाते थे। तो जो उस समय अरबी और फारसी के विद्वान थे वही शिक्षक होते थे। नियुक्ति पाने के बाद भी इनको अपने आचरण पे ध्यान देना होता था और इनको उस शिक्षण कार्य के बदले वेतन मिलता था और ये ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और समाज में इनको उच्च स्थान प्राप्त था। तो ये शिक्षक की व्यवस्था उस समय थी कि अरबी फारसी का विद्वान ही उस समय शिक्षक हुआ करता था, उसको समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता था। जो उस समय शिक्षार्थी होता था उसको शागिर्द भी कहा जाता था। तो शागिर्द जो होता था वह
मकतब और मदरसों के कठोर अनुशासन में उसको रहना होता था। उन्हें किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। वे मकतब और मदरसों में दबे दबे रहते थे। परंतु इस काल में वैदिक एवं बौद्ध धर्म की तरह कठोर जीवन नहीं जीते थे, आरामदायक जीवन जीते थे। छात्रावासों में कालीनों पे सोते थे और भोजन में चपाती, पुलाव और मुर्गा खाते थे। जो उस समय वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था थी या बौद्ध काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें जो ऐशो आराम था वो नहीं था। लेकिन मुस्लिम काल में जो मकतब और मदरसों की जो व्यवस्था थी वो ऐश्वर्यपूर्ण थी। वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था जो थी वो बड़ी अच्छी थी। तो उस जो नियम कानून थे वो कठोर थे, बाकी खाने पीने और रहने का जो इंतजाम था वो बहुत ही अच्छा था। तो उसी नियम कानून का पालन जो नहीं करता था उसी को कठोर दंड मिलता था, और इन शिक्षार्थियों को या शागिर्दों को उसका पालन करना होता था। उस समय जो शिक्षक और शिक्षार्थी के जो संबंध थे वो बौद्ध और वैदिक काल में जो संबंध थे उस तरीके से ही थे। शिक्षक शिक्षार्थियों को प्रेम करते थे, उन्हें परिश्रम से पढ़ाते थे, और वो जो शिक्षार्थी होता था वो अपने गुरु का आदर करता था और उनके बताए हुए बातों को मान करके वह आगे बढ़ता था। परंतु अंतर इतना था कि प्राचीन काल में जो गुरु और शिष्य थे वो श्रद्धा से अपने शिक्षक के आदेश का पालन करते थे। परंतु मध्यकाल में अगर शिक्षक के आदेश का पालन की बात की जाए तो वहां वो डर से उनके आदेशों का पालन करते थे। ये अंतर था। तो शिक्षक जो अरबी फारसी का ज्ञाता होता था वो होता था। शिक्षार्थी का कर्तव्य था कि वह मकतब और मदरसों के जो नियम कानून हो उनका पालन करे, और शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो संबंध था वो वैदिक और बौद्ध काल के जैसा ही था। लेकिन जो वैदिक और बौद्ध काल में था वो श्रद्धा भाव से ही अपने शिक्षक के बातों को मानते थे, पालन करते थे। लेकिन मध्यकाल में वो कठोर दंड के दर से अपने शिक्षकों के कर्तव्य, अपने शिक्षकों की बातों का पालन या आज्ञा का पालन वो करते थे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली की जो शिक्षण संस्थाएं थी वो दो में, प्राथमिक स्तर पे मकतब, और मकतब में प्रवेश के लिए एक रस्म होता था जिसको बिस्मिल्लाह खानी रस्म कहा जाता है। तो सबसे पहले तो ये जो मकतब होता था, तो मकतब जो है वो अरबी भाषा के शब्द कुतुब शब्द से बना है। मकतब अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, और कुतुब का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, वह स्थान जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। और ये जो मकतब होते थे मध्यकाल में प्रायः मस्जिदों से संलग्न होते थे और एक अध्यापकीय होते थे। उस समय पर्दा प्रथा थी, इसके बावजूद मकतबों में लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते थे। तो प्राथमिक स्तर पे मकतब जो होता था उसका स्थान, उसका मतलब होता है, यह कुतुब शब्द से लिया गया है जो एक अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता हो। उच्च स्तर की शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में होती थी, और मदरसों में आमिल, काबिल और फाजिल ये 3 डिग्रियां प्रदान की जाती थी। आमिल जो होता था वो मदरसों में इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले को आमिल कहा जाता था। अरबी फारसी साहित्य में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले को काबिल कहा जाता था, और तर्क तथा दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले को फाजिल कहा जाता था, और ये उपाधियां दी जाती थी। और उस काल में काबिल की जो उपाधि प्राप्त करता था उसी को उच्च पदों पर नियुक्ति मिलती थी।
तो प्राथमिक स्तर पे मकतब, उच्च स्तर पे मदरसा। मकतब में प्रवेश के लिए बिस्मिल्लाह खानी रस्म होती थी, जो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन पर होती थी, और बिस्मिल्लाह खानी रस्म अदा करने के बाद ही बच्चे का प्रवेश मकतब में होता था। उच्च स्तर पे मदरसा होता था, जिसमें 3 प्रकार की उपाधियां प्रदान की जाती थीं, आमिल, काबिल और फाजिल। सामान्यतः जो काबिल की उपाधि जिसको मिल जाती थी, उसी को उच्च पदों पर आसीन कराया जाता था। तो हम चर्चा कर रहे हैं मध्यकाल में शिक्षा प्रणाली की जो विशेषताएं हैं, और इसमें हमने चर्चा किया कई पॉइंट पे। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद मध्यकाल का एक वीडियो और आएगा, उसके बाद मध्यकाल में शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो पूरी हो जाएगी। तो आप तीनों वीडियो, इसके पहले एक वीडियो आया है, यह वीडियो और इसके बाद का एक वीडियो होगा, तीनों वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली की जो विशेषताएं हैं वो समझ में एकदम आ जाएंगी, और इससे बाहर कहीं कोई प्रश्न नहीं आएगा। धन्यवाद।